हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। डून विनर की तरफ से आज आप लोग के लिए आ गया है अगला चैप्टर जो कि है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। देखिए अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए हैं ये आप लोगों ने लिस्ट बना के देख ली होगी, क्योंकि अब देखो हम लोग लास्ट के चैप्टर्स पे अब हम लोग फोकस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी तक हम लोगों ने एक एक चैप्टर्स को कवर कर लिया जो कि पब्लिक एग्जाम्स या फिर ऑन डिमांड में आने वाले हैं। अब ऐसे में हम लोग का ये दायित्व बनता है कि जो बचे हुए चैप्टर्स हैं इनको बहुत बढ़िया से देखें, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन अपने दोस्तों के ऊपर कि ये लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और एक एक वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं अमितेश भैया की, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो डून विनर एकेडमी की टीम है ये बहुत मेहनत कर रही है आप लोग के लिए। आप लोग देख रहे होंगे वन शॉट हम लोग ले लेकर के हर एक चैप्टर के आ गए हैं। और आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं अगर जो आपकी कोई प्रीवियस वीडियो मिस हो गई हो, ठीक है। हर एक वीडियो हम लोग लेकर के आ रहे हैं जिसमें हर एक चैप्टर को प्रॉपरली बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट कर देना अपना फेवरेट पार्ट या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम इसमें आपसे, ठीक है। वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रॉपर में समझेंगे हम लोग कार्बोनेटेड कंपाउंड को। देखिए भाई जो कि हमारा पहला स्लाइड रहता है उसमें हमेशा यही हम लोग देखते हैं कि भाई पढ़ना क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए बात हो रही है पढ़ना क्या है में कार्बन एंड प्रॉपर्टीज। देखिए कार्बन जो होता है ना ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। आप लोग जान के हैरान हो जाओगे कि इस दुनिया में ज्यादातर चीजें जो है उसमें कहीं ना कहीं कार्बन जो होता है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ऐसे में कार्बन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप खुद बताओ। तो कार्बन जो होता है इसकी पढ़ाई हम लोग जिसमें कर रहे हैं ये चैप्टर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग कार्बन के जो रोल है उसको समझ सके, उसकी प्रॉपर्टीज को समझ सके, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि कार्बन है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। सेकेंड बात हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। जैसे कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। अब कंपाउंड तो आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो कि कंपाउंड होता क्या है, कैसे बनता है, ठीक है। कितने एटम्स का उसमें कॉम्बिनेशन होता है, फिर उसके प्रोपोर्शन एक फिक्स्ड होता है कंपाउंड में किसका, एटम्स का। ये सारी चीजें तो पुरानी बातें हैं। नई बातें क्या रहेंगी कि कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सारी चीजों की बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऑक्साइड ऑफ कार्बन। अब देखो कंपाउंड तो है लेकिन ऑक्साइड जो होता है बच्चों हमें पता है कि ऑक्साइड में देखेंगे हम लोग कि ऑक्सीजन जब जुड़ता है कार्बन के साथ में तो उसके ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं, मोनो ऑक्साइड कब बनता है, डाई ऑक्साइड कब बनता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब देखो नाम में लग रहा है हाइड्रो और कार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अब इसमें भी बहुत सारी चीज होती हैं, साइक्लिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे कि भाई इनका फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, कौन सा CnH2n+2 क्या है, CnH2n-2 क्या है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी, हो सकता है कुछ बच्चे पहले से पढ़ रखे हो उनको आ रही हो, तो जिसको नहीं आ रही है उसको पूरा सब कुछ समझा के रहूंगा, ये आपके मितेश भैया का आपसे प्रॉमिस है। और आप लोग देख लेना कि इस वीडियो के एंड तक अगर जो आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ आपका डाउट क्लियर रहेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पूरा ध्यान मेरे तरफ रखना है, ठीक है। कुछ भी चीज जो आपकी नोटिफिकेशन उनको बंद कर लो, सारी चीजें बंद करके फोन में ध्यान से देखो, ठीक है। अगर आप पीसी पे देख रहे हो तो पीसी पे भी ध्यान से देखो, ठीक। चलो आगे देखो, आगे पढ़ेंगे आईयूपीएससी नोमेनकल्चर क्या होता है। देखो आईयूपीएससी एक संस्था है जो कि क्या करती है, किसी भी कंपाउंड का किसी भी चीजों का नाम रखती है कि भाई इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अभी मान लीजिए मैं कह दूं CH3OH, इसका नाम बताओ आप, तो आप क्या कहोगे कि CH3OH इसका कैसे नाम पता लगाए। तो आईयूपीएससी ने उसका कुछ नाम दिया हुआ है और कुछ तरीके दिए हुए हैं जिनसे नाम आप निकाल सकते हो, ठीक है। उन सारे तरीकों के बारे में हम लोग देखेंगे। हालांकि CH3OH जो होता है उसका वो जो होता है अल्कोहलिक ग्रुप का होता है तो इसीलिए ऑल लगा देते हैं सफिक्स में। और CH3 जो होता है एक कार्बन है उसमें तो इसीलिए मेथ होता है तो मेथनॉल हो जाता है, ठीक है। लेकिन आगे हम लोग समझेंगे क्यों मेथनॉल हुआ, मेथ क्यों लगाया, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे हो मितेश भैया आपका टाइम वेस्ट कर दिए इतना ज्यादा देर, लेकिन आप लोगों को बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना कि क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तभी तो आगे चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। चलिए भाई अब आगे बात करते हैं हम लोग
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पहले हम लोग कार्बन और उसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। देखिए कार्बन जो होता है ये क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। क्या बच्चों, नॉन मेटल। अब जैसे कि पिछला चैप्टर जो हम लोग का था, जिसे आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके या फिर प्लेलिस्ट को चेकआउट करके देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कार्बन जो होते हैं वो एक नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। हम नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स उस वीडियो में बताई गई है, ठीक है। तो कार्बन जो है एक क्या है, नॉन मेटल है। इसकी वैलेंसी की अगर जो बात करें तो देखिए, आपको पहली बात तो मैं एक बात बता देता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि 30 तक एटॉमिक नंबर सारे याद कर लो। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे आपको पूरा याद होना चाहिए। कितना तक, 30 तक, ठीक है। तो जब 30 तक याद रहेगा तो आपको एटॉमिक नंबर याद रहेगा। अब चूंकि हमें पता है, जो कि हम लोगों ने पीछे चैप्टर्स में पढ़ रखा है, क्या चीज, कि भाई एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक, एक मिनट, इसका थोड़ा सा ज्यादा ही मोटा चल रहा है भाई, इसको थोड़ा पतला करिए। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है ये ऑलवेज इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक, किसी भी एटॉमिक नंबर जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, और उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी किसी भी एटम की अगर हम लोग बात करें, कोई भी एटम रहे, तो वो एटम का जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसका नंबर, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आया। अब ये क्यों हम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि मुझे एटॉमिक नंबर्स याद हैं। ऐसे आपको भी याद होने चाहिए, तो याद रहेंगे तो आप भी निकाल लोगे, ठीक है। तो 8 नंबर पे आया ऑक्सीजन। क्या आया, 8 नंबर पे आया ऑक्सीजन। ऐसे में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया बच्चों, 8। तो 8 एटॉमिक नंबर है, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8। ये बात याद रखना। अब जिनको आता होगा वो सोच रहे होंगे सर ये सब क्यों बता रहे हो आप, जिनको नहीं आता होगा वो लोग जान लें, ताकि आगे फायदे में रहेंगे, ठीक है। अब जो लोग को आता है उन लोगों के लिए बात करते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाए, कार्बन की बात किया जाए, क्या बात किया जाए भाई, कार्बन की, क्या बात किया जाए, कार्बन की, कि भाई कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो आप कहोगे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 6 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, देखिए 6 नंबर पे आया। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया बच्चों, एटॉमिक नंबर जो है, नंबर जो है वो क्या हो गया, 8। और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 ही क्या है, प्रोटॉन भी है। क्या है, 8 ही प्रोटॉन भी है, ठीक। अच्छा, जब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी बढ़ने की उसमें बात हो रही है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, तो आइसोटोप बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी भाई, हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी वैलेंसी की। किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंसी की। तो कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, देखो वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़े थे उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्योंकि नील्स बोर ने बताया था, हम लोग को पता है ऑलरेडी, नील्स बोर ने बताया था कि KLMN ये ऑर्बिट्स होते हैं। के में मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, तो 2 होते हैं। एल में 8 होते हैं, एम में 8 और एन में 8। जबकि मैक्सिमम किसने के में कितने होते हैं, 2, एल में 8 और एम में 18 और एन में 32, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होते हैं, लेकिन मिनिमम की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो सी यानी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के वाले ऑर्बिट में रहते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 6 है देखिए, तो 2 यहाँ पर निकल गया, 4 ही तो बचे, तो 4 एल वाले में रहते हैं, ठीक। ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 2,4 होगा। क्या होगा, 2,4 होगा। अब ध्यान से समझना, यहां पर होना कितना चाहिए था एल वाले ऑर्बिट में, तो आप कहोगे सर होना तो 8 चाहिए था। किस रूल के हिसाब से, ऑक्टेट, किस रूल के हिसाब से, ऑक्टेट है कितना, 4। यानी कितने किसको रिक्वायरमेंट है, 4 की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। कितने की रिक्वायरमेंट है, 4 की रिक्वायरमेंट। ऐसे में ये कार्बन क्या करता है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, ऐसे में ये कार्बन क्या करता है, टेट्रावैलेंसी को शो करता है। किसको भैया, टेट्रा, टेट्रा
वैलेंसी को शो करता है ये। क्यों भाई, क्यों टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है? क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ऐसे में ये 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी जो होती है क्या कहलाती है? टेट्रा वैलेंसी कहलाती है। बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है? तो कार्बन कोई पूछे कैसी वैलेंसी शो करती है तो आप क्या कहोगे? टेट्रा वैलेंसी शो करती है। अब आगे सुनिए भाई, अब आगे सुनिए भाई, आगे क्या कह रहे हैं? कार्बन जो होते हैं बच्चों ना, ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन जो होते हैं ये टेट्रा वैलेंसी शो करते हैं। इसी वजह से इनके जो बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन के पास में अगर आउटर मोस्ट में देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन है। क्यों है भाई? अभी मैंने बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-4 है। तो आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से रहे, ठीक, ये देखिए इस प्रकार से, तो ऐसे में इन चारों इलेक्ट्रॉनों को एक एक और इलेक्ट्रॉन किसी बाहरी की जरूरत है, तभी तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, क्योंकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। 8 आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए था, है कितने? 4। तो इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसीलिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और जो बॉन्ड बनाते हैं। तो कोई पूछे कि कितना बॉन्ड बनाएंगे, तो आप कहोगे कार्बन जो रहेगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन के लेन देन करनी है। तो इसीलिए इसके कितने होंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। किसके भाई? कार्बन के। किसके भाई? कार्बन के। कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं एक चीज और समझा रहा हूं। ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड बनाता है। कैसे कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है भाई, समझाता हूं। देखिए, कार्बन जो रहेगा वो 4 हाइड्रोजन के साथ में मीथेन बना देता है। क्या बना देता है? मीथेन। ठीक, ये मीथेन जो रहता है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है। एक कार्बन था, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे। बोलो भाई, हाँ या ना? अब ऐसे में हाइड्रोजन जो था इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। और के में ही 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। रिक्वायरमेंट कितने की थी? 2 की। के में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कितना? 1। ऐसे में से 1 की और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का शो कर रहा है। अभी देखना क्या होगा। अब कार्बन कहता है कि भाई मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन से क्या कहता है कार्बन कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो क्या? तो हाइड्रोजन कहता है क्यों दे दूं भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन, मेरे पास खुद 1 की कमी है। तो भाई अब देखो, ध्यान से समझना, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, क्या भाई, कि मान लीजिए मैं और आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, और हम लोग रास्ते में जाते हैं और एक चिप्स की पैकेट देखते हैं, लेज की, ठीक, 20 रुपीज की लेज है, 10 रुपए मेरे पास है, 10 रुपए आपके पास है। आपको भी खाने का मन कर रहा है, मुझे भी खाने का, लेकिन दोनों लोग के पास 10-10 रुपए हैं। अब ऐसे में कैसे खाएं? तो हम दोनों ने क्या किया, 10-10 रुपए शेयर कर लिया और फिर उस लेस को खरीदा और फिर साथ में खा लिया। ठीक है, तो ऐसे में दोनों लोग को पैसे मिला करके चीजें लिए और शेयर कर लिया आपस में। तो यही सेम चीज यहाँ पर कौन कर रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन। क्यों कर रहा है भाई? हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे में कार्बन कहता है कि भाई तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, लेकिन शेयर हम लोग कर रहे हैं, मैं भी तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन लूंगा। ठीक है, इसको भी कहता है 1 तुम मेरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं राजा हूं। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से, इस हाइड्रोजन का देखो 2 ही होना चाहिए था ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, 2 हो गया, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, आउटर मोस्ट इन सभी का कंप्लीट हो गया। तो ये सब सेटिस्फाइड है। अब ये कार्बन कह रहा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास तो अभी भी 4 ही है। तो ये कहता है कि भाई अब मैं आप सबका भाई 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैं भी लूंगा। चलिए भाई, अब ये भी ले लिया और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमारी बनके तैयार हो गई। ये जो है, ये जो है, ये क्या है, कैसा भाई, जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो वो कैसा कंपाउंड फॉर्म करता है? तो आप कहोगे सर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। क्या करता है? कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। ऐसे में कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के जो CH4 यानी मीथेन बनाए थे, ये कैसा कंपाउंड फॉर्म किए? क्या कैसा कंपाउंड फॉर्म किए? तो आप कहोगे सर ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म किए। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं हमेशा एक चीज जानता हूं कि अगर जो आपको सीखना है तो उसके लिए आपको करके ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, सीखना है अगर जो, तो आपको देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सुनने से
से कुछ नहीं होगा कि आप क्लास में गए बैठ करके देख लिए आपको आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। टीचर कितना भी एफर्ट लगाए, जब तक कि आप अपना पूरा नहीं दोगे 100%, तब तक टीचर का एफर्ट जीरो रहेगा। तो ऐसे में हम लोग आपसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए, जो मैं भी दूंगा, तो उसको करा करो, ठीक है। जो मैं बोला करूँ उसको कर लिया करो बच्चों, इतना इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। चलो, जैसे मैंने अभी बॉन्ड स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर बनाया था CH4 का, वैसे आपको C2H6 का बनाना है। और किसका बनाना है? सी किसका बनाना है भाई? C2H4 का बनाना है, ठीक है। ये आप दो चीज करने वाले हो, बॉन्ड स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको इन दोनों का, ठीक है। चलो, इतना आप लोग को करना है, इसको नोट कर लो, आप लोग करके देखोगे। अगर नहीं होता है तो भी बताना, मैं ट्राई करूंगा बताने के लिए, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसमें हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको पूरा ट्राई करना है, अपने ओर से 100% देना है, ठीक। इतना करोगे ना सभी लोग, पक्का करेंगे, जानता हूं मैं। आगे आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत देर से इसी स्लाइड पे हम लोग अटके हुए हैं। मेरा बस यही थॉट है कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा चीजें सही मात्रा में समझा दूं, ठीक है। चलो भाई, एलोट्रोप्स आ गए किसके भाई? कार्बन के। देखिए, कार्बन की अगर जो हम लोग बात करें, तो कार्बन का एक फेमस कंपाउंड है जो कि है डायमंड, ठीक है। अब देखो, बेसिकली होता क्या है, आपने सुना होगा कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं, इनमें खुद का लश्यर नहीं होता, साइन नहीं होता है, जबकि ये डायमंड से मिलिए, मिलिए इनसे भाई साहब से, ये भी नॉन मेटल हैं। ये क्या है? नॉन मेटल। लेकिन भैया इनमें अपना अलग ही अकड़ है, अलग ही घमंड है। ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि भैया मैं तो साइन करूंगा, मैं तो क्या करूंगा? साइन करूंगा। तो ये डायमंड भाई साहब बहुत साइनी होते हैं, और इसीलिए इनकी डिमांड बहुत रहती है। अब समझ जाओ, डिमांड इतनी रहती है, आजकल तो मैं देख रहा हूँ भैया, जिसके यहाँ पे भी एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है, जिसके यहाँ पे भी रिंग सेरेमनी या अदर कुछ भी हो रहा है, तो सभी लोग डायमंड रिंग का इतना प्रचलन हो गया है कि मतलब अब गोल्ड का तो कोई पूछता नहीं है, ठीक है। अब हर जगह डिमांड, मुझे तो डायमंड ही चाहिए, ये वाला हो गया है, ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था कि लड़के लड़कियों को डायमंड रिंग देते थे, और लड़कियों की तरफ से भाई गोल्ड रिंग आ जाती थी। इस समय मैं देख रहा हूँ कि लड़के भी डायमंड रिंग की ही मांग चल रही है। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, मतलब अब अपनी इच्छा, जिसको जो देना है दे, हमसे क्या लेना देना है, ठीक है। चलो भाई, तो डायमंड का मतलब इतना प्रचलन होता जा रहा है, ठीक है। आइए देखिए, डायमंड की अगर जो बात करें, तो डायमंड आर फॉर्म इनसाइड द अर्थ। मतलब कि क्या होता है, डायमंड जो होते हैं ये अंदर पाए जाते हैं, कहां पर? अर्थ के। कहां पर बच्चों? अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर। एक हाई टेम्परेचर के कंडीशन पर पाए जाते हैं। अब कहोगे कितनी टेम्परेचर? तो अबाउट, देखो ध्यान से, अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस। ये देखो गलत लिखा हो, ऐसे लिखेंगे 1500 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा इसका तापमान इसको चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी कार्बन को बनने के लिए। और एंड हाई प्रेशर, कितना हाई प्रेशर? ये देखिए भाई, 70,000, कितना भाई? 70,000 एटमॉस्फेयर के बराबर क्या चाहिए इसको? प्रेशर चाहिए, तब जाकर के डायमंड बनता है। अब सोचो कितना खतरनाक है भाई, इतना ज्यादा इसको क्या चाहिए? टेम्परेचर, और इतना ज्यादा प्रेशर चाहिए डायमंड बनने के लिए। तो डायमंड इसीलिए इतना ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि वो जो है उसको नॉर्मली ऐसे नहीं बनाया जा सकता, उसको क्या, एक अलग टेम्परेचर, अलग क्या, प्रेशर में चाहिए होता है। तो ऐसी स्थिति में डायमंड हमें कम मात्रा में मिलता है। और याद रखना कि जो चीज कम मात्रा में मिलती है उसकी बहुत ज्यादा प्राइस होती है। अब आप अपने लिए भी इसको जोड़ सकते हो। अगर जो आप समाज के जैसे चलोगे, समाज में भेड़ चाल में चलोगे, आप सबके जैसे, कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप भी उसी के अनुसार करना चाह रहे हो, आप भी वैसे ही बनना चाह रहे हो, तो आप उन्हीं भेड़ चाल में चलते रहोगे। लेकिन अगर जो आप अलग कुछ करोगे, आप मेहनत करोगे, आप पढ़ाई ध्यान दोगे, अपने मम्मी पापा के लिए ड्रीम्स पूरा करोगे, तो उसमें एक अलग ही मजा है। और उसमें जो निखरे होगे वो हीरे के जैसे रहोगे। और मुझे पता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? डायमंड हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। तो ये डायमंड की बात थी, ठीक है, डायमंड की। आइए भाई आगे देखते हैं। ये देखिए डायमंड आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब मेरे पास तो डायमंड रिंग है नहीं भाई, मैं तो गरीब हूँ, हाँ। तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ आपको कि ये डायमंड रिंग है, हाँ। चलो भाई आगे। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल डायमंड्स। भैया नेचुरल डायमंड जो है उनका सबसे ज्यादा
कौन प्रोडक्शन करता है? तो साउथ अफ्रीका करता है। लेकिन आप देखो, यही मैं कह रहा था कि साउथ अफ्रीका, देखो ध्यान से, कि साउथ अफ्रीका क्या आपको इतनी रिच कंट्री दिखती है? जबकि देखो सबसे ज्यादा डायमंड वहीं पे पाया जा रहा है, लेकिन आपको रिच कंट्रीज में नहीं दिखेगा साउथ अफ्रीका। रीजन क्या है? सिंपल सी बात आप जानिए कि आज के टाइम में देखो, कभी लेबर जो होता है, जो मेहनत कर रहा है, उसको कभी भी उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना मालिक को पैसा मिलता है। ध्यान से देखना, जिस जो कंपनी का कोई, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसका कोई ओनर है, तो सब पैसा तो वही कमा रहा है ना, लेबर तो दिहाड़ी कमा रहा है। जबकि काम कौन कर रहा है? लेबर। तो काम करने से पैसे नहीं मिलते हैं। आपको कुछ आपके अंदर ऐसी वो होनी चाहिए, जो चीज आपको एक मालिक बनाने का काम करे। ठीक है, तो मालिक बनना है आप लोगों को। ठीक है, चलो भाई आगे। आ- आगे कह रहे हैं, इन इंडिया डायमंड्स आर फाउंड इन, देखो यहाँ पर डायमंड जो है वो पन्ना में पाए जाते हैं। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है बच्चों? मध्य प्रदेश। इंडिया में डायमंड्स जो है वो पन्ना, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं बच्चों। इसको नोट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों। चलो भाई, डायमंड की यूजेस देखिए, आ गया। मैं अभी बात कर रहा था जिसकी, आ गया। ठीक है, कह रहा है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। चलो भाई, सब कह रहे हैं सर आप बहुत ज्यादा गाना गाते हैं, बहुत गाने का यूज करते हैं। कभी किसी दिन सेशन करेंगे साथ में गाने का। हाँ, चलो भाई आगे देखते हैं। यूजेस ऑफ डायमंड की बात करते हैं। डायमंड का यूज कहाँ कहाँ पर होता है? तो पहला चीज, इट इज यूज्ड इन द कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ अदर हार्ड मटेरियल्स। कुछ हार्ड मटेरियल जो होते हैं, उनको काटने में किसका यूज किया जाता है भाई? काटने में किसका? हीरे का यूज किया जाता है, डायमंड का। अब इसका रीजन क्या है बच्चों, ये ध्यान सुनना। क्योंकि भाई जो डायमंड होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रांग होते हैं। जबकि देखो, ये भी यहां पर भी क्या हुआ, मामला फंसा। नॉर्मली जो नॉन मेटल होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, मेटल से स्ट्रांग होते हैं। लेकिन भैया ये इतना स्ट्रांग है कि ये कुछ मेटल्स को भी काट दे। समझो बात को। तो ऐसी स्थिति में बताओ, ये क्या नॉन मेटल के जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है? तो भैया ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इनके, वो नॉन मेटल वाले हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मेटल्स के भी जैसे हैं। इसका मतलब कि ये क्या कह सकते हो कि एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक, चलो भाई आगे। तो ये क्या किया जाता है? इट इज यूज्ड इन द कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ अदर हार्ड मटेरियल्स। ये कुछ हार्ड मटेरियल्स के कटिंग में और ग्राइंडिंग में प्रयोग में आता है। ठीक है, अगला है, इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन इंस्ट्रूमेंटल यूज फॉर कटिंग ऑफ ग्लास एंड ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स। भैया कटिंग ऑफ ग्लास, आप किसी भी ग्लास कटिंग के लिए जाओगे, जब कभी ग्लास लेने के लिए जाओगे आप, अब ग्लास अपनी खिड़की में लगवाने के लिए या कहीं पर भी, आप देखते हो कि ग्लास जो काटते हैं ना, उनके पास में एक लंबी सी नाइफ जैसी रहती है, और कॉर्नर पे एक क्या लगा होता है? छोटा सा स्टोन जैसा। वो स्टोन नहीं है, वो डायमंड है। उसी डायमंड से वो काटता है उसको, किसको? ग्लास को। और ऐसे काटने के बाद में, और फिर ऐसे करता है, वो तुरंत टूट जाता है। कौन? ग्लास। तो ग्लास को काटने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है? इंस्ट्रूमेंट्स में कौन यूज हो रहा है? तो कहोगे डायमंड यूज हो रहा है। अच्छा यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी और सुनिए। रॉक्स में, रॉक्स में ड्रिल करने के लिए कौन यूज होता है? डायमंड यूज होता है। आप सोचो, रॉक को छेद कर दे रहा है। अब आप बताओ कि कितना स्ट्रांग है। समझ रहे हो मेरी बात? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे कह रहा है, इट इज यूज इन ज्वेलरी। बोलने की जरूरत नहीं है। आगे, ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स आर मेड विद द डायमंड्स। बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं किसके थ्रू? डायमंड्स के थ्रू। दी हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हाँ भाई डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत क्या होता है? हाई होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बहुत हाई होता है। कितना होता है? 2.5। कितना होता है? तो क्या कह रहा है? हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.5 मेक्स इट ब्रिलियंट व्हेन इट इज प्रॉपरली कट एंड पॉलिश्ड। जब इसको बढ़िया से कट किया जाता है और पॉलिश किया जाता है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट के ये बहुत चमकीला प्रतीत होता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.5। तो ये नोट कर लेना, ये जरूरी चीज है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है भाई। तो क्योंकि आप लोगों में ऑलरेडी लाइट चैप्टर भी है और ये भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना कि 2.5 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो भाई आगे बात करते हैं ग्रेफाइट की। अब देखिए, दूसरा कौन आ गया भाई? ग्रेफाइट आ गया। कौन दूसरा एलोट्रोप? कौन आ गया? ग्रेफाइट आ गया। क्या कह रहा है? इन कंट्रास्ट टू डायमंड, डायमंड के कंट्रास्ट में, कंट्रास्ट मतलब ऑपोजिट कह सकते हो, ये क्या करता है? उसके ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। कैसे भैया? डायमंड क्या था? बहुत मजबूत था, स्ट्रांग था, कि उससे भैया रॉक में भी छेद कर दिया जा रहा है। ये इतना ही कमजोर होता है बेचारा। ठीक है, तो आप समझो कमजोर है ये। इसी वजह से इससे आप देखते होगे
कॉपियों पे लिखा जाता है, पेंसिल। देखो पेंसिल में क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे आप करोगे, अरे नोक टूट गई यार, समझो। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई इसका जो ग्रेफाइट है वो क्या है, एक एलोट्रोप है, लेकिन भाई ये क्या है, कमजोर है, मजबूत नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन कंट्रास्ट टू डायमंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है, ब्लैक एंड स्लिपरी सॉलिड, ब्लैक होता है और स्लिपरी सॉलिड होता है। आप देखोगे इसको टच करोगे स्लिप करेगा हाथ आपका, ठीक है। इट हैज अ मेटेलिक लस्टर, इसमें एक मेटेलिक लस्टर होता है, जबकि देखो नॉर्मली क्या होता है, लस्टर, अब देखो यहाँ पे भी एक्सेप्शन, नॉर्मली जो नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल ही है, और नॉर्मली नॉन मेटल में क्या होता है, खुद का लस्टर नहीं होता है, चमकीलापन नहीं होता है, इसमें है। तो ये भी क्या कर रहा है भाई, ये भी क्या कर रहा है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, हालांकि ये भी एक्सेप्शन है। आगे आगे कह रहा है, इट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। देखो क्या कर रहा है, ये मेटल वाला एक और काम कर दिया, क्या कर रहा है भाई, कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, जैसे कि मेटल्स करते हैं, कौन कौन से, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मली मेटल्स ही तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और ये भी क्या कर रहा है अपने अंदर। अब आप एक काम कर सकते हो, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक पेंसिल लो और उसके अंदर की पूरी ग्रेफाइट निकाल लो, और उसके ऊपर में वायर कनेक्ट करो, और फिर उसको क्या करो, बैटरी से, छोटे बैटरी से लगाना है, नहीं कि करंट मारने लगे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। तो क्या करो, आप छोटी सी कोई बैटरी ले लेना, जिसमें नॉर्मली सेल वाली जो आती है, उसमें लगाना, और उसके बाद में बल्ब लगाना, आप देखोगे बल्ब ग्लो करेगा। इसका रीजन क्या है, अब ज्यादा मतलब इतना बैटरी में पावर होना चाहिए कि उसके अंदर से पास करे। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडक्टर होते हैं, किसके भाई, इलेक्ट्रिक करंट के। तो सोचो इलेक्ट्रिक करंट के भी कंडक्टर हैं, और फिर इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ हीट के भी कंडक्टर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब सिंपल सा है कि जो ग्रेफाइट है वो क्या है, एक्सेप्शन है कुछ मामलों में, ठीक है, नॉन मेटल्स के लिए। आइए बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की। देखिए कार्बन के कंपाउंड्स की अगर जो हम लोग बात करें, तो कार्बन दो तरह का कंपाउंड बनाता है, एक बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक बनाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स से मिलकर के बने होते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं, समझ रहे हो, लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स से किए जाते हैं, वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये तो बहुत बेसिक चीज था, लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाने वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और नॉन लिविंग थिंग्स से किए जाने वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। चलो भाई, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की बात करें, तो देखिए फेमस ऑक्साइड कौन होता है, पहला आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें भाई, कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कैसे काम करता है, इन सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर जो हम लोग बात करें किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो क्या होता है भाई, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न्ट इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, जब वो क्या किया जाता है, वो इट इज फॉर्म्ड, जब ये बनता है, जब कार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन को क्या किया जाता है, हाइड्रोकार्बन कौन था, स्टार्टिंग में बताया था कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो बनता है हाइड्रोकार्बन होता है। तो जब कार्बन या फिर हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो क्या होता है, इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रहे तब। अगर लिमिटेड नहीं रहेगी, मतलब एक थोड़ा लिमिटेड से ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, तो नहीं बन पाएगा ये, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन गैस लिमिटेड सप्लाई रहेगी, तो फिर क्या बन जाएगा, सीओ बन जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, इट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ये कलरलेस मतलब इसमें कलर नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, ऑर्डरलेस गैस होती है ये। इसमें ना ही कलर होता है, ना ही खुद की स्मेल होती है, ठीक है। इट हैज अ मेटेलिक पॉइंट ऑफ 199 डिग्री सेल्सियस। मतलब भाई इसकी खुद की जो क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, किसकी भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो क्या होती है, वो क्या होती है बच्चों, तो आप कहोगे सर 199 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे भाई, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, वो क्या होती है भाई, वो क्या होती है, तो आप कहोगे सर 192 डिग्री सेल्सियस, क्या होती है, 192 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं, इट इज अ मेजर, ये क्या होता है, इट इज अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट। ये एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट है, आप लोग जानते होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, एयर पॉल्यूशन को बढ़ाता है। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बढ़ाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी बढ़ाता है। ये दोनों क्या हैं, पॉल्यूटेंट गैसेस हैं, एयर पॉल्यूशन फैलाने का काम करती हैं। ठीक है, एंड इट इज रिलीज्ड इन अ लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम दी ऑटोमोबाइल इंजन्स। ये ऑटोमोबाइल इंजन से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलती हैं। ठीक है, कोई बाइक हो गई, कार हो गई, या कोई अन्य ऑटोमोबाइल इंजन जो हो गए, उनसे क्या होता है, इनकी ज्यादा मात्रा में ये निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत खतरा का संकेत है, हमारे लिए बहुत ज्यादा। इस समय आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो स्टेट है हमारे, उसमें क्या हो रहा है, बाढ़ का सिचुएशन चल रहा है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रही है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि आप किसी भी पहले, अभी क्या हो रहा था, कुछ दिनों पहले तक की मैं बात करूं, तो आप देखेंगे कि जंगलों को उतना एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा था। ठीक है, कोई भी पहाड़ों वहाड़ों पर उतना ज्यादा भीड़ नहीं रह रही थी। ठीक है, आज के समय में आप देखोगे कि कोई भी मतलब चीज होगा तो पहाड़ों में पहुंच जाएंगे। कोई भी चीज, इतना हमें नहीं पहाड़ों को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, वहां का जो हैबिटेट है वो अलग है, वहां की जो इकोसिस्टम है वो अलग है। हमें क्यों जाकर के वहां के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना है। वहां के लोग जो हैं वो ठीक है, वो रह रहे हैं अपना, वो जाएं। जो लोग यहाँ के हैं, दिल्ली के हो गए, अपने यूपी के हो गए, बिहार के हो गए, या अन्य क्षेत्रों के लोग जो है वो उत्तराखंड में चले जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे। जाना ठीक है, अपने देश के टूरिज्म को बढ़ाना, लेकिन कहने का मतलब है कि इतना हाई क्वांटिटी में, आप पूरी गर्मी में देखोगे, आप वहां पे जाओगे, हर एक पहाड़ पे जहाँ पे मतलब कहीं इंसान पहले नहीं दिखता था, वहां पर इंसानों को भरमार लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए। हमें इतना एक्सप्लोर नहीं करना है कि अभी हम लोग अपने क्या कर दें, जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें बर्बाद कर दें। अच्छा, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, उसमें क्या कर रहे हैं, इसके साथ साथ लोग कहीं पे गार्बेज फेंक दे रहे हैं, कहीं पे पॉलीथीन फेंक दे रहे हैं, कहीं पे कुछ कर दे रहे हैं, कहीं पर आग लगा दे रहे हैं, कहीं पर कैंपिंग करने के लिए ये कर ले रहे हैं वो। अरे यार, ये सही नहीं है। आप समझिए बात को। हमें इकोसिस्टम वो अपने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारे लिए खतरे का संकेत बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा कदम जो है वो हमारे प्रकृति के लिए, हमारे देश के लिए सही है या नहीं। तो इस चीज को ध्यान देना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। देखिए, कार्बन के ऑक्साइड्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीज मैंने बता दिया कि एक क्या होता है, अगर जो ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रहे तो फिर क्या होती है, कार्बन से मिल करके क्या हो जाता है, क्या बन जाता है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। अगर जो हम लोग बात करें इसके यूज की, इसका क्या प्रयोग होता है, तो देखिए पहला कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इट कैन कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू गिव मेथनॉल। ये क्या है भाई, ये जब प्रेजेंट्स रहता है कि इसका कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, स्पीड अप करने का काम करते हैं। तो कैटलिस्ट जब प्रेजेंटेड रहता है, इट कैन बी कंबाइन विद द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और क्या बना लेता है, मेथनॉल। अभी मेथनॉल का मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में फॉर्मूला, तो आपने बताया था क्या चीज भाई, CH3OH, ये है मेथनॉल। ठीक है, ये है मेथनॉल, एक मिनट भाई, ये है मेथनॉल। तो मेथनॉल बनाने का काम करता है कौन सा भाई, अल्कोहल होता है मेथनॉल। ठीक है, ये देखिए अगला, इट फॉर्म्स कार्बो, क्या बना रहा है, कार्बोनिल। कार्बोनिल जो है कंपाउंड्स बनाता है ये, द निकल कार्बोनिल, यानी कि NiCO4। ठीक है, ये क्या कौन बनाता है भाई, कौन बनाता है, तो यही फॉर्म करता है, जो कि यूज किया जाता है किसके तौर पे, रिफाइनमेंट ऑफ निकल के, निकल को रिफाइनमेंट करने के लिए ये प्रयोग में आता है। जो कि कौन बनाता है भाई, कौन बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कौन बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इट इज यूज एज अ फ्यूल, ये फ्यूल के तौर पर भी यूज होता है। ठीक है, फ्यूल के तौर पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया जाता है। अगला है, इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिंथेसिस के लिए भी प्रयोग में आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आगे भाई, आइए अब देखते हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बन में दूसरा ऑक्साइड, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाया जाता है, जिसमें कि हम लोग को एक लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही सेम चीज, तो उसमें लिमिटेड मात्रा में कार्बन की सॉरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। उसमें क्या होती है, जब एक्सेसिव मात्रा होती है ऑक्सीजन की, देखिए लिखा हुआ, इट इज फॉर्म व्हेन कार्बन
containing substances are burnt in the excess of oxygen। इस बार ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस है। पहले ऑक्सीजन कितना था जब हम लोग मोनोऑक्साइड बना रहे थे? लिमिटेड था। तो लिमिटेड जब रहेगा तो क्या बन जाएगा? जब लिमिटेड रहेगा तो बन जाएगा मोनोऑक्साइड, और जब एक्सेस रहेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ही पॉल्यूटेंट गैसेस हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन है और उसको ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बन गई, ठीक है। CH4 यानी मीथेन है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, मीथेन को बर्न किया गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से फॉर्म होती है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि है ऑक्साइड ऑफ कार्बन्स में ही। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की अगर जो बात की है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये एक और तरीके से बनाया जा सकता है। ध्यान से सुनने वाली बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक और तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। वो तरीका है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स। बहुत फेमस है, कार्बोनेट्स को हीट करने पर भी ये मिल जाता है। अब कोई भी कार्बोनेट, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो है कन्वर्ट हो गया। अब जैसे एक हम लोग और ले लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लें अगर, जो इसको भी बर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब है कि कोई भी, अगर जो हम लोग को क्या करना है, कार्बोनेट को हीट करना है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। समझ आ गई बात? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें पढ़ा होगा, मेटल्स चैप्टर में पढ़ा है। चलो भाई यहाँ पर बात करेंगे यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जैसे मोनोऑक्साइड का यूज हो रहा था एज फ्यूल और अन्य चीजों में, वैसे ही जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी कई सारी जगहों पर यूज होता है। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, वो यूज होता है एज ए रिफ्रिजरेंट, बिकॉज व्हेन इट इज कूल्ड, जब उसे कूल किया जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इट कंडेंसेस, वो कंडेंस हो जाता है इनटू अ सॉलिड रेदर देन एज अ लिक्विड। मतलब कि लिक्विड की जगह पर वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसे कंडेंस किया जाता है। तो इस वजह से वो इसकी प्रॉपर्टी होती है और रिफ्रिजरेंट के तौर पे काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर पहला यूज हो गया। दूसरा है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जो भी हम लोग स्प्राइट, थम्स अप, माजा या कोई अन्य कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो पीते हैं, उसमें सभी में कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड होती है। इसीलिए जब हम लोग ओपन करते हैं बॉटल को तो पॉप साउंड होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि अंदर में कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए उसे कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप कह रहे हो सेहत के लिए नहीं अच्छा होता, आप खुद पीते होगे। तो बेटा मैं भी बहुत कम पीता हूँ, मतलब कभी ऐसे ओकेजनली कोई जबरदस्ती बोल दिया कि पी लो तो वो चाहे अलग बात है, अदरवाइज मैं भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कभी खुद से खरीद करके जाके नहीं पिया होगा मैंने कभी, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। ये यूज होता है वॉशिंग सोडा के प्रोडक्शन में। कौन भाई? कार्बोनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको। ये जो है इसको बनाने में किसका यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और बेकिंग सोडा को भी बनाने में, NaHCO3 को भी बनाने में किसका यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इन सारी चीजों में। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेसिव मात्रा है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए पॉल्यूटेंट के तौर पर काम करती है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में बेटा इसको समझने वाली बात है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के मिलने से बनते हैं। अब हाइड्रोकार्बन की अगर जो हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिल करके जो कंपाउंड बनाएंगे वही क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। लेकिन बच्चों इसमें एक ध्यान से देखने वाली बात है कि हाइड्रोकार्बन के कई सारे टाइप भी होते हैं और हर टाइप के अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। तो आइए समझते हैं उसके टाइप्स को, फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे वो काम करता है, ठीक है। देखिए इसमें पहला टाइप जो है उसका नाम है एलिफेटिक और दूसरा है साइक्लिक, ठीक है। ये दो टाइप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के। एलिफेटिक जो होता है इसको हम लोग कह सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, और जो साइक्लिक है उसे कह सकते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। मतलब समझाता हूं मैं, जब भी कभी एलिफेटिक की बात होगी तो कार्बन्स जो रहेंगे जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है वो ऐसे ओपनली रहेंगे, ऐसे ओपन में रहेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक कंपाउंड है C2H6, तो कुछ ही इस प्रकार से रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। जबकि हम लोग किसकी बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड की, तो वो ऐसे रहेगा कि पूरी तरह से
क्लोज्ड रहेगा, ठीक है? जैसे साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, समझ आ रही बात? तो इस तरह के जो कंपाउंड रहेंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों? वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके जो है साइक्लिक या फिर क्लोज चेन। देखिए इसमें क्लोज है ना चेन, तो ये क्लोज चेन कंपाउंड है, जबकि उसमें क्या था? ओपन चेन कंपाउंड था, ठीक है? तो समझ में आ गई बात? आइए अभी आगे समझते हैं। देखिए एलिफेटिक जो है ये भी आगे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक टाइप का होता है, कौन सा? एल्केन। अनसेचुरेटेड जो है वो दो तरह का होता है, एल्कीन और एल्काइन। साइक्लिक जो होता है वो दो तरह का होता है, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक अभी मैंने आपको दिखाया। एरोमेटिक में कौन आते हैं? बेंजीन हो सकता आता है, बेंजीन बहुत फेमस है, ठीक है? बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, ठीक? ऐसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, अभी आगे बता देता हूँ, ठीक है? चलो। अच्छा, बहुत बच्चे डर गए होंगे कि भैया इतना खतरनाक चीज हमको याद कैसे होगा, ठीक है? ये सबको याद तो मैं करवा के रहूंगा, लेकिन मान लो फिर भी, जैसे मान लो मैंने याद करवाया, मान लो मैं पूरी इस चीज को आपको याद करा दिया, लेकिन स्टिल अगर जो याद करने के बाद में फिर आप भूल गए, तो आपको घबराना नहीं, आपको फिर से उसको रिवाइज करना है, ठीक है? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक बहुत फेमस है, इंग्लिश में बोला गया है कि इफ वी फॉल दैट डज नॉट मीन्स कि वी डोंट नो हाउ टू क्लाइंब, इट मीन्स दैट वी हैव टू क्लाइम अगेन। मतलब कि अगर जो हम लोग कहीं पे फॉल मतलब गिरते हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम लोग को चढ़ना नहीं आता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें फिर से चढ़ना है, ठीक है? तो यही सेम चीज आप लोग को भी करना है। यहाँ पर जो चीजें नहीं आ रही हैं, जो चीजें आपको डाउटफुल लग रही हैं, उसको डाउट सेशंस में देखना है जब भी हम लोग सेशन लेंगे। और सेकेंड चीज, जो भी चीज आपको समझ में आ रही है उसको फिर से रिवाइज करते रहना है, ठीक है? चलो, मैं फिर से समझा रहा हूँ, वही सेम चीज आगे यहाँ पे आ गया। देखो, पहले हम लोग बात करेंगे इस एलिफेटिक वाले का। देखो दो तरह का होता है हाइड्रोकार्बन, पहला है एलिफेटिक, दूसरा साइक्लिक। तो अभी हम लोग एलिफेटिक वाले की बात कर रहे हैं, इसको समझ लेंगे फिर इस पे भी आएंगे, टेंशन ना लो। तो पहले ये वाले समझ लेते हैं, ठीक है? आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, इजी। पूरे इस वीडियो में आप लोगों को सारा कंटेंट मिल जाने वाला है, ठीक है? ध्यान से देखो। अगर जो हम लोग बात करें किसकी, अगर जो हम लोग बात करें एलिफैटिक वाले की, तो एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो उसका एक प्रकार होता है जिसे कहते हैं एल्केन, सॉरी, एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन, ठीक? एल्केन का यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेलिंग देख लो, एल्केन, ठीक? इसका एक फॉर्मूला होता है। सर फॉर्मूला? इसमें क्या फॉर्मूला? अरे भाई, कोई कंपाउंड बनता है तो उसका एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला किस प्रकार के ये शो करते हैं, वही चीज को, कि भाई कितना कार्बन रहेगा, कितना हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके बना रहे हैं ना। कौन बना रहे हैं? हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। अभी मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके कंपाउंड बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जो हाइड्रोकार्बन है एल्केन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला इसका बच्चों होता है CnH2n प्लस 2। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हमारे पास में एक कार्बन रहे, एक कार्बन रहे और एल्केन बनाना हो, तो कैसे बनेगा भाई? CN की जगह पर कौन हो गया? एक हो गया भाई, क्योंकि एक ही कार्बन है। अब H2N 2 इंटू 1 प्लस 2। क्यों भाई 1 क्यों रखा? क्योंकि n की वैल्यू 1 थी। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 1 थी, तो इसीलिए 2 की, अरे 1 की जगह पर, n की जगह पर 1 हो गया। अब देखिए C1, 2 1 जा 2 और 4, यानी क्या हो गया? C1H4। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब भाई C1 ही है तो 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, CH4, और ये क्या हो जाता है? मेथेन हो जाता है। तो मेथेन इज अ एल्केन। अब कैसे आएगा एग्जाम में? आपको ऐसे भी दे सकता है, कहेगा बताओ भाई ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? तो आप कैसे पता लगाओगे? तो आपको फॉर्मूला पता है एल्केन का, क्या होता है? CnH2n प्लस 2। अब ऑलरेडी आपको पता है कि ये फॉर्मूले को अगर जो फॉलो करेगा ये कंपाउंड, तो यानी ये एल्केन होगा। क्या होगा? एल्केन होगा। क्या होगा बच्चों? एल्केन होगा। अगर जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा तो क्या होगा? एल्केन होगा, ठीक? चलो भाई, आइए देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। सी एन की जगह पर कौन है? 2 है, 2 लिख दिया। H2 एन की जगह पर कौन था? 2 था, तो इंटू 2 प्लस 2। अब देखो ध्यान से, C2H, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 यानी कि C2H6।
अब ध्यान से देखो C2H6 बन गया जो कि ये है, तो यानी ये एक एल्केन है। अब एल्केन अगर जो है भी तो उसका नाम क्या है इस एल्केन का, इसका नाम कैसे पता लगाएं सर? तो इसका नाम जो C2H6 था, इसका नाम पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? तो देखिए, पहली बात कि एल्केन जो होता है इसमें सफिक्स क्या होता है? सफिक्स मतलब जो पीछे जुड़ता है, ठीक है? तो एल्केन में एन जो होता है वो सफिक्स होता है, ठीक? एन जो होता है वो सफिक्स होता है, ठीक? अब C2H6 है, कार्बन 2 है, तो पहले एक कार्बन जिस कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन के जिस कंपाउंड में एक कार्बन रहेगा उसे मेथ कहते हैं। जब 2 कार्बन रहता है तो उसे एथ कहते हैं, 3 कार्बन रहता है प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन रहता है ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन रहता है पेंट कहते हैं, 6 कार्बन रहता है हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन रहता है हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन रहता है ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन रहता है नॉन कहते हैं और 10 कार्बन रहता है तो डेक कहते हैं, ठीक है? तो ये भी आगे बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, आपको याद कराऊंगा, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2, तो यानी कि मेथ और एच। देखिए एच आया ना दूसरे नंबर पे, तो ये याद करना पड़ेगा, 10 तक आपको याद करवा दूंगा, ठीक है? तो कार्बन के कितने यहाँ पर है भाई? कार्बन तो 2 है, तो मेथ और एथ, दूसरे नंबर पे कौन आया? एथ आया, ठीक है? तो यानी यहाँ पर एथ होगा पहले, तो भाई एथ लिख दिया, ये लीजिए। अब हमें पता है सफिक्स में कौन लगेगा? एन, क्योंकि ये एल्केन है। आपको कैसे पता कि एल्केन है? एल्कीन और एल्काइन क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि इस फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये एल्केन है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? अरे भी बताऊंगा, वही वेट करो समझो बात को। तो ये एच है और एच में पीछे क्या लगा दिया? एन लगा दिया, यानी एथेन हो गया। ये क्या हो गया? एथेन हो गया। तो देखो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, नाम किसी का भी। अच्छा, जैसे जैसे भाई एक आप लोग करोगे, ठीक है, मैं मान लो बोल दूं C3H8, चलो भाई इसका तुम लोग करके दिखाओगे। कैसे करोगे मैं पहले ही बता देता हूं कि 3 कार्बन वाले को मेथ एथ प्रोप कहते हैं। प्रोप 3 कार्बन पे प्रोप होता है। अब इसका नाम तुम लोग बताओ। चलो तुरंत वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, क्योंकि मैं तुरंत बताने जा रहा हूं ना, तो वीडियो पॉज कर लो। चलो C3 मतलब क्या है? अभी मैंने बताया प्रोप होता है, ठीक है? मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप होता है। चलो भाई प्रोप हो गया, प्रोप, और एन पीछे से फिक्स है यानी कि प्रोपेन हो गया। बस इजी, कितना आसान है भाई, इजी। सर कैसे इजी? आपको कैसे पता कि ये जो है एल्केन है? कैसे आपको पता? क्योंकि बच्चों ये CnH2n+2 के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। कैसे आपको पता फॉलो कर रहा है? फिर से एक बार बताइए। देखिए 3 जो है वो n की वैल्यू है, तो C3H2 इंटू 3+2। सर 3 क्यों लिखा है? क्योंकि n की वैल्यू 3 है, ठीक? अब देखो 3 2 जा 6 और 2 8, यानी C3H8 हो गया। तो वो यानी ये एल्केन है। इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं बच्चों कि एल्केन का कौन सा कंपाउंड है, ठीक है? अभी आगे याद करा रहा हूँ, 1 2 कार्बन वाला जो बोल रहा था, ठीक है? अभी टेंशन ना लो, पूरा IUPAC नेम पूरा पूरा बताऊंगा, ठीक है? चलो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आते हैं। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन जो होता है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये भैया डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के बीच में। अच्छा देखो, एल्कीन का हम लोग बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। एक कॉपी ले लो, उसमें नोट कर लो भैया, ठीक है? क्या चीज? एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, फिर एल्कीन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो इस तरह से 3 फॉर्मूले होते हैं। किसके किसके भाई? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के, ठीक है? ये होते हैं 3 फॉर्मूले किसके किसके भाई? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के, ठीक है? चलो अब आगे हम लोग बात करेंगे भाई कि आगे क्या क्या है, आगे क्या क्या है। अब इसके कंपाउंड्स पे भी बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। आप सोचोगे सर इसको कंपाउंड ही नहीं बताया। अरे बताऊंगा, आगे देखो आ गया, ठीक है? अब एल्केन की बात करते हैं। एक कार्बन रहेगा तो मेथ होता है नाम। क्या होता है? मेथ होता है नाम, ठीक? एक कार्बन रहेगा तो मेथ होता है, 2 कार्बन रहेगा तो एथ होता है, 3 कार्बन रहेगा प्रोप होता है, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट होता है, 5 कार्बन रहेगा पेंट होता है, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। ये भैया क्या है? अगर हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन रहेंगे उसके हिसाब से इसका नामकरण है भैया। यही चीज है, जितने कार्बन रहेंगे उतना हिसाब से आगे ये प्रीफिक्स रहेगा। सफिक्स एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के हिसाब से पीछे लगाया जाता है, ठीक है? ये प्रीफिक्स है, वो सफिक्स रहेगा, ठीक है? चलो भाई आइए देखते हैं। एल्केन का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या चीज भाई?
हम लोग फॉर्मूला जानते हैं CnH2n+2 होता है, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक, और क्या इसके बारे में जानते हैं? तो हम लोग ये जानते हैं एल्केन के बारे में कि एल्केन में सफिक्स कौन लगता है, सफिक्स कौन लगता है? तो आप कहोगे सर सफिक्स लगता है एन। कौन लगता है? एन लगता है। तो भैया मेथ रहेगा तो मेथ और एन जुड़ करके क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। अच्छा, फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? कार्बन एक है, कार्बन एक है क्योंकि मेथ है, कार्बन एक है। ठीक है, कार्बन एक है, इस वाले फॉर्मूले में रख दें अगर जो, तो सी एन की वैल्यू हो गई 1, एच की वैल्यू है 2 और इंटू 1+2, ये हो गया CH4। देखो मेथेन का फॉर्मूला निकल गया। मैं तुमसे कह दूं कि चलो अब तुम लोग बताओ हेप्टेन का फॉर्मूला बताओ, हेप्टेन का फॉर्मूला, तो तुरंत तुम लोग बता दोगे। बताऊं कैसे? कहोगे कि सर C7 होगा क्योंकि हेप्ट है, C7 होगा। अगर 7 होगा तो n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू हो गई 7, n की वैल्यू क्या हो गई? 7। तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे अगर जो रख दें, इसी फॉर्मूले पे अगर जो हम रख दें इस वैल्यू को, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए C7H2 इंटू 7+2, ये हो गया C7, 7 टू द 14+2, यानी कि फॉर्मूला निकल के आ गया C7H16। ये हो गया किसका भाई? हेप्टेन का फॉर्मूला, हेप्टेन का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही किसी भी जिसमें पीछे एन लगा रहे, एल्केन में रहे, तो वो क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला आप बता सकते हो। अब चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। किसकी? स्ट्रक्चर की। अच्छा मैं देख लूं एक बार, क्या स्ट्रक्चर को मैंने अलग टॉपिक में रखा है क्या? हाँ रखा है, रखा है। आइए देखते हैं भाई, आइए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए जैसे हम लोगों ने देखा था कि CH4 जो है ये मेथेन होता है, तो मेथेन का कुछ स्ट्रक्चर भी बनता होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्टार्टिंग में चैप्टर के। क्या भाई? कि कार्बन जो होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है? तो आप कहोगे 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है, अगर नहीं देखा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे फिर से कर लो, फिर से देख लो। ठीक है, क्या चीज भाई? कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। तो चारों बॉन्ड से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यही जो बॉन्ड स्ट्रक्चर हम लोग शो कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। ठीक है, यही एल्कीन के भी साथ करा जाता है, एल्काइन के भी साथ करा जाता है। डॉट स्ट्रक्चर क्या है? वही डॉट स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे थे। कार्बन में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 यह बना दिया। ठीक, हाइड्रोजन के पास में एक होता है, हाइड्रोजन के पास में क्या होता है? एक होता है। ठीक, और ये क्या करता है भाई? ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये इधर में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर मतलब करता है, ले नहीं लेता है। और ये सभी आपस में क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, और कुछ इस तरह से इसका डॉट स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। ठीक है, ये तो चलो भाई, ये तो मिथेन का था। क्या था? मिथेन का था। अब मैं आपसे पूछूं अगर जो, कि बताओ भाई पेंटेन का, क्या किसका बता दो? पेंटेन का, पेंटेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर बताओ। पेंटेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर बताना है आपको। चलो भाई, कौन कौन से बच्चे मुझे बताने वाले हैं कि पेंटेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? सभी लोग ट्राई करोगे, कॉपी लेके बैठ जाओ, सभी लोग ट्राई करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो। चलो मैं बताऊं क्या? देखो पेंटेन का जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें पता है पेंटेन है, तो पेंट कितने पे आता है? 5 पे आता है। कार्बन कितना रहेगा? 5 रहेगा। तो 5 अगर जो कार्बन रहेगा, तो हमें पता है H2n होता है, तो 2 × 5 + 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। C5H12 हो गया है ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसका पेंटेन का। अब पेंटेन का जब फॉर्मूला निकल गया तो 5 है कार्बन। तो भाई हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि जो एल्केन होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन वो कौन सा वाला है? ओपन चेन वाला है। कैसा है? ओपन, क्लोज्ड वाला नहीं है, ओपन चेन वाला है। ठीक है, एलिफेटिक है। तो ऐसे में क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 और 5, ये पांचों का ओपन चेन बनेगा। क्या बनेगा? ओपन चेन बनेगा। अगर यही साइक्लो वाला होता, साइक्लिक होता, तो क्या करते हम लोग? 5 को ऐसे बनाते, कैसे बनाते? ऐसे बनाते और क्लोज चेन कर देते। तो क्लोज चेन और ओपन चेन समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग को। ये क्लोज चेन है, ये ओपन चेन है। ठीक है, तो सेम चीज था भाई। अब देखिए चलते हैं आगे। तो ये तो C5H12 का हमें बताना है। किसका बताना है? C5H12 का बताना है हमें। आइए बताते हैं। देखिए C5 हो गया, H12 चाहिए, 1 2 3।
अब चौथा इसी में मत लगाने लगना, 4 बॉन्ड का कंप्लीट हो गया। देखिए कार्बन का 1 2 3 4 4 बॉन्ड कंप्लीट है कार्बन का, ठीक है। यहाँ अरे भाई बोलो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो ना यार ध्यान से कि एक एक कार्बन पे देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड कंप्लीट, कहाँ से और हाइड्रोजन इसमें जोड़ देंगे? अब तो अगले वाले में जाना पड़ेगा। सर इसमें 2 ही हाइड्रोजन जोड़े, तो क्या हो गया 2 ही हाइड्रोजन जोड़े? यहाँ पर कार्बन देखो, कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट है, हाइड्रोजन का कंप्लीट है वैलेंसी, तो क्यों और हाइड्रोजन इसमें घुसाना? क्यों घुसाना है हमें? ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भाई साहब 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब टोटल काउंट करो भाई, टोटल काउंट करो। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने हाइड्रोजन आ गए? 12 हाइड्रोजन। हमें लाना कितना हाइड्रोजन था? 12 हाइड्रोजन लाना था। कितना लाना था? 12 हाइड्रोजन। और कार्बन कितने चाहिए था? 5। तो ये हो गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बच्चों, ये हो गया, क्या हो गया इसका? बॉन्ड स्ट्रक्चर। बोलो समझ में आ गया भाई? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर समझ में आ गया तो क्या कर दो? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ठीक है। चलो भाई, आपके मितेश भैया ऐसे ही कंटेंट लेकर के आपको आते रहेंगे, समझाते रहेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों का, ठीक है। चलो एक और बताओ, एक और बताओ। अगर मैं कह दूं कि C2H6 इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो मेरे बच्चे तो तुरंत इसको निकाल लेंगे, कहेंगे सर पेंटेन का जब हमने कर लिया तो ये कौन है? ये कौन? अच्छा इसका नाम बता दो भाई, ये कौन है, इसका नाम बता दो। तो कहोगे मैथ एच, एच है भाई, 2 कार्बन है तो एच आया। और हम लोग बात कर रहे हैं एल्केन की, तो एच और एन, एथेन हो गया। ये कौन है? एथेन है, ठीक है। अगर जो तब भी डाउट रहे कि एल्केन की ही बात हो रही है कि मान लो नहीं हो रही है, अभी तो फिलहाल हम लोग एल्केन की बात कर रहे हैं, एग्जाम में आपको थोड़ी ना पता रहेगा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में कौन है, तो तुरंत फॉर्मूला पे रख के चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग देखते हैं। कार्बन कार्बन 2 कार्बन भैया, और हमें पता है कि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो जितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं सारे हाइड्रोजन का बॉन्ड पे फिल कर दो भाई। ये देखो कितना बढ़िया बेहतरीन रेडी है। चलो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन के रेडी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन्स की। किसकी बात करेंगे? एल्कीन की। जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि मेथ एथ प्रोपिब्यूट किस हिसाब से लिखा जाता है, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो आपको पता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है, ठीक है। इमेजिन करो, अगर जो आपको एक कोई कंपाउंड ऐसे दे दे, ठीक है, कहे कि बताओ ये क्या है, तो आप कैसे नाम बताओगे? तो आप पहले तो फॉर्मूला वो वाला पुट करोगे, CnH2n+2, ठीक, जो कि एल्केन का फॉर्मूला था, इसका नहीं है, एल्केन का था। तो आप क्या देखे, Cn की वैल्यू 2 था, H2 इंटू 2 प्लस 2। अरे ये तो ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि 2 2 जा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो यानी ये प्लस 2 ना रखें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला किस प्रकार का हो रहा है? इस तरह का। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? एल्कीन का। तो इसका मतलब ये एल्कीन है। कौन एल्कीन है? C2H4। तो ये पता चल गया भैया। जैसे ही पता चला ये एल्कीन है, तो तुरंत नाम आप बताओगे। कैसे नाम बताओगे? कहोगे सर एल्कीन जो होता है उसमें सफिक्स कौन होता है? उसमें सफिक्स कौन होता है? तो आप कहोगे सर ईन होता है। कौन होता है? ईन होता है। कौन होता है? ईन होता है। ठीक है भैया। चलो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन एथ होता है, एथ लिख दिया भाई, एथ। और सफिक्स क्या है? ईन है, तो एथीन हो गया, इथीन हो गया। कौन हो गया? इथीन हो गया। ये आपका हो गया। ऐसे ही आप लोग क्या निकालते हैं? नाम। की नाम क्या है? तो नाम जलेबी बाई हो जाता है, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग C2H4 जो था इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बॉन्ड स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो भैया हम लोगों ने बात की थी 2 कार्बन रहेंगे, 2 कार्बन के बाद में हाइड्रोजन कितने हैं? 4। अब चूंकि हमें पता है कि इसके पास में तो 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। हाइड्रोजन हर एक जगह पे लगाते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो कि इस बार हाइड्रोजन 2 कम है, क्योंकि 2 2 4, अब 2 हाइड्रोजन कम है। तो ऐसे में ये जो बॉन्ड था ये कहां पर चला गया भाई? बीच में चला गया। ये कहां पर चला गया? बीच में। अब डबल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच में। क्या हो गया? डबल। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड बनते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। और ध्यान से आप देखिए कि इसमें अब हर एक कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट है। इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 4
4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। इस कार्बन के लिए भी देखें 1 2 3 4, तो 4-4 बॉन्ड कंप्लीट है, यानी कि पूरी तरह से बैलेंस्ड कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आ गया? हाँ, आपको कहीं अगर जो इस बुक वुक में ऐसा बना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, हमें फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या क्या। देखिए भाई, क्या चीज ऐसे अगर जो बना हो कहीं, तो उसमें डर मत जाना कि अरे भाई सर तो अलग बताए थे, अमितेश भैया तो अलग बता रहे हैं। हाँ, सर तो अलग बताए या मैम अलग बताई थी, अमितेश भैया अलग बता रहे हैं। तो अमितेश भैया भी वही बता रहे हैं जो सर या मैम ने बताया, ठीक है। चलो भाई, आगे। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करेंगे भाई जो फेमस है, कौन? एल्काइन। ये एल्काइन की बात करते हैं, ये जो है ये, आइए इसको देखते हैं, इसको भी हम लोग धराशायी कर देते हैं। चलिए भाई, एल्काइन क्या कहता है? एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो ये कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो फॉर्मूला जो होता है इसका, वो होता है CnH2n-2, ठीक। दूसरा, इसमें सफिक्स क्या होता है? तो आप कहोगे इसका सफिक्स जो होता है, ये होता है आइन। क्या होता है? आइन। अगर मैं कह दूं कि 2 कार्बन इसमें भी हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर 2 कार्बन यानी H, क्या है? H। और सफिक्स कौन लगेगा? आइन लगेगा, तो इथाइन हो गया। अगर इथाइन रहे, तो मैं आपसे पूछ लूं कि इथाइन का, आपको बताना है कि इथाइन जो होता है, ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो आप तुरंत बता लोगे। कैसे बताओगे? क्योंकि आपको पता है मेथ एथ, इथाइन है ना, मेथ एथ 2 कार्बन होगा। लो भाई, 2 कार्बन लगा दिया, आइन लगा हुआ सफिक्स, तो यानी कि ये क्या है? एल्काइन है। और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये हो गया C2H2 2 4 माइनस 2 यानी 2। यानी फॉर्मूला क्या बन के रेडी हुआ? C2H2। क्या हो गया फॉर्मूला? C2H2 किसका फॉर्मूला है? इथाइन का, ठीक है। अब इसका भैया बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगर ये C2H2 है तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आइए देखते हैं भाई, आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए भाई, इथाइन है यानी C2H2, क्या नाम है? इथाइन। अब इसको हम लोग देखते हैं, 2 कार्बन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अभी बचा कितना इस कार्बन के पास बॉन्ड? तो आप कहोगे 3, तो 1 2 3। इसके लिए भी 3 बचा था, 1 2 3। तो देखो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड कंप्लीट है। इस कार्बन के 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड कंप्लीट है। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका भैया? ये हो गया इथाइन का बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया इथाइन का बॉन्ड स्ट्रक्चर। बोलो भाई, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बढ़िया वाले तरीके से। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं भाई। आगे है IUPAC नॉमेनकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, वट एवर एग्जाम यू वांट गिव, कोई भी टाइप का एग्जाम हो। It can be your board examination, it can be your further any examination, like if you want to get if you want to be an engineer, so you have to give your examination for JEE, और उसमें भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो भाई IUPAC नॉमेनकल्चर जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्या है ऐसा इसमें? तो भाई IUPAC नॉमेनकल्चर जो होता है, पहले तो समझ लो ये होता क्या है, ठीक है। IUPAC एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करती है, किसी भी केमिकल के नाम को बताती है, ठीक है। किसी भी केमिकल के नाम को डिसाइड करती है। इसके कुछ नियम कानून हैं, उस नियम कानून के हिसाब से नाम ये बताती है। जैसे अगर जो हम लोग ऐसे कार्बन की एक ओपन चेन बना ले और यहाँ पर हाइड्रोजन्स को ऐसे रखते चले जाएं, अब मैं आपसे नाम पूछूंगा तो आप तुरंत नाम बताओगे। क्या बताओगे? तुरंत आप नाम बता दोगे, मैं तो जानता हूँ, ठीक है। मैं इसको कहूंगा नाम बताओ, तो आप कहोगे सर मेथ एथ प्रोप ब्यूट। पहली बात तो ये ब्यूट है। अब ब्यूट में कौन सा है? ब्यूट तो है, लेकिन ब्यूट में ये कौन सा है? एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन। अगर एल्केन होगा तो ब्यूटेन होगा, एल्कीन होगा तो ब्यूटीन होगा, एल्काइन होगा तो ब्यूटाइन होगा। लेकिन उसको पता करने के लिए हम लोग कार्बन काउंट, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, यानी कि
जो कार्बन है वो है 4, तो 4 इंटू 2 + 2 यानी कि C4H10। ये तो भाई किसका फॉर्मूला है? ये तो भाई एल्केन का फॉर्मूला है। यानी कि ये एक क्या है? एल्केन है। ऐसे में इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये तो यहां तक तो आसान था, ये सभी कर लेते हैं। लेकिन भैया बच्चे डरते किसमें हैं? तो बच्चे डरते इसमें हैं, देखिएगा। बच्चे डरते हैं इसमें। ये देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन्स मैंने लगा दिया। बहुत बढ़िया भाई। क्या लगा दिया? हाइड्रोजन्स मैंने लगा दिया। अच्छा इमेजिन करो, यहां पर एक हाइड्रोजन को हटा करके यहां पर मैं क्या लगा दूं? CH2 लगा दूं, सॉरी CH3 लगा दूं। क्या लगा दूं? CH3 लगा दूं, इस तरह लगा दूं। तो अब बताओ इसका क्या नाम होगा? तो अब बच्चे हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। तो इसमें डरना नहीं है। अब देखिए करना क्या है इसमें। हमें पता है कि ये क्या लिखा हुआ है? CH3। ये इस बॉन्ड से CH3 जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक, ऐसे लिख दो तो आसान लगने लगता है, वैसे लिख दो तो थोड़ा टफ लगता है। ठीक है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो पहले काउंट करते हैं कि CH3 किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो आप कहोगे सर 1 2 3 तीसरे कार्बन पे, या फिर कोई कहेगा 1 2 दूसरे कार्बन पे। अब कौन सा बच्चा सही कह रहा है? तो आप कहोगे सर इधर से आप गिन लो तो 1 2 पड़ रहा है दूसरे नंबर पे, और अगर इधर से आप गिनोगे तो 1 2 3 पड़ रहा है। तो जो पाथ क्या होता है? आसान होता है, जिसमें हम जल्दी पहुंच सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वही पाथ गिना जाता है। तो कार्बन नंबर 1 2 दूसरे पे ये जुड़ा हुआ है। किस पे? दूसरे। इधर से जाओगे तो तीसरा हो जाएगा, तो इसीलिए ये लंबा पाथ है तो दूसरा वाला जोड़ेंगे। ठीक, तो दूसरे कार्बन पे जुड़ा कौन है? दूसरे कार्बन पे जुड़ा कौन है? तो 2 कॉमा जुड़ा कौन है? ये कौन है भाई? मैथ्स। कौन है? मेथेन है। कौन है भाई? मिथाइल। 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। सर आप मेथेन बोल रहे थे तो मिथाइल आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहाँ पर CH4 जो होता है वो होता है मेथेन, और यहाँ पर CH3 जो होता है वो आइल हो जाता है मिथाइल। ठीक, समझ आ गया बात? समझे? कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से 2 मिथाइल ब्यूटेन जो हो गया, ये क्या हो गया? इसका नाम। क्या हो गया? नाम हो गया। चलो भाई आगे देखते हैं। अगर जो यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पर एक और मिथाइल जुड़ा होता तब क्या करते भाई? तो हमें पता है कि काउंट करते पहले इधर से काउंट करेंगे, तीसरे पे आ गया, इधर से दूसरे पे आ रहा है। तो दूसरे पे कौन है? तो दूसरे पे पहली बार तो कौन है? मिथाइल। लेकिन एक और मिथाइल है, तो कहाँ पे वो है दूसरा मिथाइल? दूसरे पे ही है। तो दोनों दूसरे पे हैं, तो 2,2 और कितने हैं? डाई, यानी कि 2 हैं। 2,2 डाई मिथाइल, मिथाइल क्या? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक, ये हो गया इसका नाम। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से हम लोग IUPAC में नाम को लिखते हैं। लेकिन भाई ये नाम तो चलो ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन पता है आपको इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, जैसे कि अल्कोहल ग्रुप, फिर आपका हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप। ऐसे तमाम ग्रुप होते हैं। उन सारे ग्रुप से इसका नाम भी कुछ चेंज हो जाता है। तो उस चीज को आगे हम लोग समझने जा रहे हैं कि किस तरह से IUPAC नोमेनकल्चर जो है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो अपना रोल इंपॉर्टेंस दिखाती हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं उसको। आइए बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप लगने से IUPAC नेम जो होता है किसी भी कंपाउंड का वो चेंज हो जाता है। अब हाइड्रोकार्बन में जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जो जुड़ रहा है, या फिर उसके हिसाब से सफिक्स क्या लगाते हैं, या उसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप समझने जा रहे हैं हम लोग। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, एक एटम होता है फंक्शनल ग्रुप, और अ ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, जो कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है कंपाउंड का उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एटम जो है उस फंक्शनल ग्रुप के तौर पर उस जो है कंपाउंड में जुड़ रहा है।
अब मान लीजिए अल्कोहलिक कोई ग्रुप का जुड़ता है फंक्शनल ग्रुप, तो क्या होता है, तो उसका जो कंपाउंड रहता है वो अल्कोहलिक हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है। ऐसे ही अगर जो ईस्टर जुड़ेगा तो ईस्टर हो जाएगा। ऐसे ही अगर जो मान लीजिए जो है, अगर जो एल्डिहाइड जुड़ेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो यानी कोई भी जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या फिर एटम होते हैं, जब किसी कंपाउंड के अंदर जुड़ते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो उस तरह से हो जाती है जिस तरह का वो फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एल्काइल ग्रुप की। एल्काइल ग्रुप के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में समझते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी तक निकाला था किसका, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का क्या निकाला था, CnH2n-2। लेकिन भाई एल्किल ग्रुप का जो होता है CnH2n+1 होता है। अब ऐसे में यहाँ पर देखें तो C की जगह पर अगर जो N की जगह पर 1 रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा H2 × 1+1। तो यानी कि ये हो जाएगा C, 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये हो गया CH3। तो ऐसे करके एल्किल ग्रुप होते हैं। हालांकि इनमें अभी ये सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि एक बॉन्ड के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ेंगे किसी से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डिफिशियंसी है। क्यों डिफिशियंसी है, देखिए ध्यान से समझाता हूँ। देखिए अगर जो हम लोग बात करें CH3 की, तो CH3 में क्या हो जाएगा, C यहाँ पर है, कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए होते हैं, 4। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 ही बार में जुड़ा है तो एक जगह पर तो खाली है ना, जहां पर कोई ना कोई आके जुड़ेगा। तो ये ऐसे में एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। क्या करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। इसे क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भाई, अगला है फंक्शनल ग्रुप्स। अब समझते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, सारी चीजों के बारे में। पहला जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है एल्कीन। क्या नाम है, एल्कीन। एल्कीन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। अगर जो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है भाई, कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और दो यहाँ पर जुड़ते हैं। अब चाहे वो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन अगर जो यहाँ पर जुड़ गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एच। यहाँ पर एथ लिखा, और हमें पता है ये ईन ग्रुप है, सफिक्स के तौर पर कौन जुड़ेगा, ईन, तो इथीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला चीज। आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा क्या है, दूसरा है एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला मैंने बताया ही, CnH2n-2 होता है। और ये जो -2 है, ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा बच्चों, तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इस बार कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पर सिंगल सिंगल कंपाउंड जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एच जुड़ेगा तो इसका एक एग्जांपल, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेथ एथ। एथ लिखा, और यहाँ पर वाइन, इथाइन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें हेलो एल्केन्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि हमें पता है कि जब एल्केन ग्रुप में कौन, एल्केन, एल्केन को आर से अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर लें, तो एल्केन ग्रुप में जब कोई भी हेलोजन जुड़ता है, एक्स जुड़ता है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, ये हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, हेलो एल्केन। अब यहाँ पर एक एल्केन की जगह पर हम लोग ले लिए CH3 ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए, CH3। देखिए यहाँ पर हेलो एल्केन्स, ठीक है, आर एक्स। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए फॉर्मूला है हमारा आर एक्स, आर की जगह पर हम लोगों ने ले लिया कौन, CH3। क्यों 3 लिया भाई, CH4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है CH4 जो होता है इसमें कार्बन के पास में सारे हाइड्रोजन कंप्लीटेड हैं। ऐसे में, ऐसे में अब इसके पास में कोई जगह ही नहीं कि यहाँ पर आकर के जुड़ जाए कार्बन से कोई चीज। तो इसलिए जब CH3 लेते हैं तो वहां पर क्या रहेगा, वहां पर ये केस नहीं है, क्योंकि वो एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। तो 3 कंप्लीटेड है, एक की जरूरत है, तो एक के तौर पर कौन, हेलोजन जुड़ जाता है। हेलोजन कोई भी हो सकता है, चूंकि हमें पता है कि हेलोजन जो होता है ग्रुप नंबर 17 में आता है। जो कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो फ्लोराइड हो, चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे वो ब्रोमाइड हो, चाहे वो आयोडाइड हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर
CH3 के बाद में क्या लग जुड़ जाए, अगर क्लोरीन जुड़ जाएगा तो क्लोराइड, तो ये क्या हो गया CH3Cl। तो CH3Cl जब जुड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों, हेलो एल्केन। अब X की जगह देखिए कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगला है क्लास एल्कोहल्स का बच्चों। एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल जो होते हैं, इनमें क्या होता है भाई, इनमें फंक्शनल ग्रुप जो रहता है उसे OH कहते हैं। क्या कहते हैं, OH। ये जो होता है ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। वही अल्कोहल जिसको आप समझ रहे हो उसी अल्कोहल की बात हो रही है। यहाँ पर अल्कोहल जो होता है उसमें OH ग्रुप जुड़ता है। अब मान लीजिए CH3 के साथ में OH जुड़ेगा तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं आप खुद बताओ। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, और मेथ में OH जुड़ा है। अच्छा देखो एक बात याद रखना, अल्कोहल ग्रुप में सफिक्स जो होता है, इसको सब नोट करते हुए चलो। अल्कोहल ग्रुप में सफिक्स जो होता है वो ऑल का होता है। क्या होता है, ऑल का। तो हमें पता है CH3 यानी कि मेथ, क्या हो गया, मेथ्स, और ऑल जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, मेथनॉल। मेथनॉल ये होता है बच्चों एग्जाम्पल। आगे ऐसे ही C2H5OH, ये यही है वो जिस अल्कोहल को आप समझ रहे थे, C2H5OH। तो इसमें अगर जो हमको नाम बताना हो तो दो कार्बन है, तो मेथ और H, तो एथेनॉल। एथेनॉल समझ में आ रहा है बच्चों, एकदम बढ़िया से। आगे अच्छा, इसको इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं या मिथाइल अल्कोहल भी, CH3OH को। आगे एल्डिहाइड्स की बात करते हैं। एल्डिहाइड जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। कैसे होता है भाई, दिखाता हूँ। ऐसे होता है आर। अब आर मतलब कि हमें पता है यहाँ पर कोई भी अल्केन हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH। ये RC डबल बॉन्ड OH जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है, और ग्रुप जो होता है वो CHO होता है। क्या नाम है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड क्या नाम है बच्चों, एल्डिहाइड। ठीक है, अब जब यहाँ पर R की जगह पर एकमात्र H जुड़े तो हो जाएगा HCHO। क्या हो जाएगा, HCHO। अब HCHO जो है इसका अगर जो हम लोग को नाम बताना हो कि इसका भाई नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, एक कार्बन है तो एक कार्बन मतलब मैथ्स, और मैथ्स के हिसाब से आगे क्या लगा देंगे, सफिक्स के तौर पर नाल लगा देंगे, तो मेथानाल हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर अभी तो आपने ना आल बताया है, तो मैंने आल नहीं ऑल बताया था, OL। ये अल्कोहलिक ग्रुप में था, और AL जो है ये किसका ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप में है। तो इस चीज को ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन चीजें क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथानॉल। अच्छा, इसको फॉर्मिक एसिड भी, सॉरी, फॉर्मल डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मल डिहाइड भी कहते हैं, फॉर्मल डिहाइड। ठीक, चलो आगे। आगे बच्चों अगला कौन सा है भाई, अगला तो इधर है नहीं, अच्छा यहाँ है। देखिए भाई, अगला है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए कीटोन को ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब ये कीटोन में क्या होता है भाई, दोनों तरफ में आर जुड़े होते हैं। इस बार दोनों तरफ में क्या जुड़े होते हैं, आर जुड़े होते हैं, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड O आर। आर कौन है, RH भी हो सकता है, RCH3 भी हो सकता है, RC2H5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग एक तरफ CH3 जोड़ें, एक तरफ ऐसे कर दें, और फिर CH3 जोड़ दें, तो ये आपका एक कंपाउंड बन गया, कीटोन है। ठीक है, कीटोन है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा CH3PO CH3। ठीक है, इसका नाम निकालना है 1 2 3। 3 हमारे पास में क्या है बच्चों, 3 हमारे पास में कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ठीक है, इसमें ओन जोड़ते हैं पीछे में सफिक्स के तौर पर। अगला है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे होता है भाई, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड O, और एक बॉन्ड के साथ में OH। तो अब भाई R की जगह पर अगर जो क्या जुड़ जाए, H जुड़ जाए, तो HC डबल बॉन्ड OH, तो ये हो जाएगा आपका ये एक कंपाउंड। अब इसका नाम कोई पूछ ले, पहले कंपाउंड लिख लेते हैं, HCOOH। इसका नाम आपको बताना हो तो एक कार्बन है यानी कि मेथ, क्या है, मैथ्स। और इसमें सफिक्स जो होता है किसमें, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड होता है। क्या होता है, ओइक एसिड। इट इज द सफिक्स ओइक एसिड, ये हमारा क्या सफिक्स है।
तो ओइक एसिड जो सफिक्स है इसको इसके पीछे जोड़ेंगे तो एक कार्बन है तो कितना भाई, एक कार्बन है तो मैथ्स, और मैथ्स में ओइक एसिड जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, मेथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, मेथेनोइक नोइक एसिड। अच्छा ये वही एसिड है जो कि किसमें पाया जाता है, किसी भी इंसेक्ट के बाइट में पाया जाता है, चींटी काटती है तो यही एसिड जाता है हमारे बॉडी में, मेथेनोइक एसिड। याद रखने वाली चीज है, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पूछा जाता है, ठीक है, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही इसी को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं बच्चों, याद रखना। आगे इसी के साथ साथ अगर जो हम लोग यहाँ पर एच की जगह पर CH3 जोड़ दिए होते तब क्या नाम हो जाता है बच्चों, तो उसका हो जाता है CH3 COOH। तो C कितने बार आ गया, 2 बार, तो मेथ और एथ क्या हो गया, एच। अब एथ में ओइक एसिड जोड़ेंगे तो एथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, ऐसे ही प्रोपेनोइक एसिड, कुछ भी लिख लो जो तुम्हारे हिसाब से सही लगे। तो एग्जांपल्स तुम लोग खुद से कर सकते हो क्रिएट, ठीक। ईस्टर आ गया अगला। ईस्टर जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर इसका ध्यान देने वाला बात है। सी ऐसे सिंगल बॉन्ड रहता है, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ, फिर सी, ऐसे ये वाला बॉन्ड रहता है भाई। तो क्या अब की बार डबल ओ है, देखिए अब की बार डबल ओ है, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है इसका, जिसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है। मतलब कि अगर जो हम एक एग्जांपल देखें तो CH3 COO CH3, मतलब जो आप अगर कीटोन को देखोगे तो CH3 CO CH3 या फिर C2H5 हो रहा था, इसमें CH3 COO CH3 हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ईस्टर का होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कंपाउंड जो कि हम लोग डेली यूज में लाते हैं। अब एक बात बताइए, अगर जो हम लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं साइंस में, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग उसको डेली लाइफ में कैसे प्रयोग में ला सकें, इस चीज को समझ सकें, और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि हम लोग लाइफ में उसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये जो कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर है इसमें हम लोग क्या क्या ऐसे कंपाउंड है जिनको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं और कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला इसमें कंपाउंड आ जाता है एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल आ गया। एल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो एल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप, इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब ये क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि एटम से मिलकर के बना होता है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड पे। अब चूंकि हमें पता है कि अल्कोहल जो होता है ये बच्चों मेजरली हम लोग दो तरीके के अल्कोहल देखते हैं, जो कि होता है CH3OH। अब चूंकि हमें पता है कि अल्कोहल तभी रहेगा जबकि OH जुड़ेगा फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। और OH जब जुड़ता है तो सफिक्स क्या लगता है, ऑल, भूलना मत, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर इसका नाम आपसे कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा, एक है कार्बन तो मेथ्स, मेथ्स और नॉल, मेथानॉल, ये हो गया मेथानॉल, इसका क्या भाई नाम। ऐसे ही C2H5OH रहे तो इसका नाम आपको बताना हो तो मेथ एथ, एथानॉल, ठीक है। तो ये दो आपके फेमस एग्जांपल्स हैं, किसके भाई, आपके अल्कोहल्स के, ठीक है। अगला है कंपाउंड्स ऑफ डेली यूज में क्या, मेथानॉल। अब इसमें चलिए मेथानॉल के बारे में अच्छे समझ लेते हैं। मेथानॉल जो होता है ऑल्सो कॉल्ड द वुड एल्कोहल, मेथानॉल को वुड एल्कोहल के भी नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट वॉज अर्लियर ऑब्टेन बाई द हीटिंग ऑफ वुड। पहले ये क्या होता था, वुड को हीट करके पाया जाता था जब ये एब्सेंस होती थी एयर की, मतलब जो एयर ना रहे और एक्सट्रीम हीट किया जाए किसको, वुड को, तो वुड से क्या ऑब्टेन होता था, मेथानॉल, ठीक है। इट इज द प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड को भी क्या हीट करके पाया जा सकता था, एंड हाइड्रोजन अंडर द प्रेशर एंड बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट यूज होता था, कैटलिस्ट के तौर पर जिंक ऑक्साइड यूज किया जाता था, या फिर क्या, या फिर क्रिप्टॉन का Cr2O3, ठीक है, ये इसका यूज किया जाता था। आप लोग समझ लीजिए ये कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को बूस्ट करने का काम करते हैं, रैपिड करने का काम करते हैं, तेज करने का काम करते हैं, स्पीड अप करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन अंडर द प्रेशर एंड बाय यूजिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का यूज करके यूज किया जाता था। यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, इन दोनों मिले और 400 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, और भैया 200 से लेकर के 300 ATM तक प्रेशर चाहिए। अब ये प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करके और कैटलिस्ट यूज किया जाता था जिंक ऑक्साइड या फिर Cr2O3 का, और फिर उसके अंदर क्या ऑब्टेन हो जाता था, मिथेनॉल, क्या भाई, मिथेनॉल, ठीक है। आइए बात करते हैं भाई अगला कंपाउंड जो कि है एथेनॉल।
एथेनॉल कैसे फाइंड होता था? एथेनॉल के बारे में समझते हैं। एथेनॉल इज प्रेजेंट इन बियर। एथेनॉल बियर, अल्कोहल, वाइन सब में प्रेजेंटेड होता है और मेडिसिन में भी प्रेजेंटेड होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कई मेडिसिन जो रहती हैं वो क्या होती हैं, ओडी ना होने के बजाय क्या हो जाती हैं, ओडी को क्या कहते हैं, वन डे कहते हैं, क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मतलब मेडिकल फील्ड वाले ज्यादा जानेंगे। ओडी मतलब शायद दिन में खाते हैं, और एक होता है कुछ और, आप लोग कमेंट करना, मैं नहीं जानता, रात के टाइम में जो खाते हैं दवा, उन लोगों में यूज किया जाता है एथेनॉल का, क्योंकि उसको रात में बिफोर बेड खाते हैं। तो जो है उससे क्या होता है कि मतलब आपको खाने के बाद में नींद सी महसूस होती है, ठीक है। तो ये होता है एथेनॉल की वजह से, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन जब किया जाता है तो उससे मिलते हैं, जैसे अंगूर वगैरह हो गए जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाएं, ठीक है। सच एज ग्लूकोज एंड स्टार्च प्रेजेंट इन द ग्रेप्स। अब जैसे ग्लूकोज स्टार्च प्रेजेंट होता है ग्रेप्स में, तो ग्रेप्स का भी यूज किया जाता है एथेनॉल को बनाने में। बार्ले, बार्ले हिंदी में जौ कहते हैं, जौ, ठीक है, गेहूं के जैसा होता है बार्ले। तो बार्ले से भी एथेनॉल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है by the process of fermentation. The reaction is catalyzed by the enzymes present in the yeast. yeast में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, यानी yeast जो होता है इसमें कुल मिलाकर के एक कैटलिस्ट का काम करता है इस प्रोसेस में। तो आपको ये चीज तो बचपन में पढ़े होंगे कि फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है उसमें यीस्ट जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यीस्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। यीस्ट क्या करेगा, फर्मेंटेशन का काम करेगा। तो हमें पता है ये चीज तो कि भाई C6H12O6 जो होता है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि भाई कोई भी चीज जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट के तौर पर यूज कर रहे हैं उसमें ग्लूकोज रहेगा, और उसी ग्लूकोज को यीस्ट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, एथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये है फर्मेंटेशन का प्रोसेस जिसमें कि एथेनॉल हमें प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है, एथेनॉल मिलता है। कौन मिलता है भाई, एथेनॉल मिलता है। आइए बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ डेली यूज में और कुछ कंपाउंड्स की। तो हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन को हम लोग डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, तो अल्कोहल के बारे में मैंने बताया, लेकिन क्या अल्कोहल ही बस यूज होता है, ऐसा नहीं है। हर एक कंपाउंड का अपना कहीं ना कहीं प्रयोग होता है, तभी तो वो कंपाउंड को बनाया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कुछ और कंपाउंड्स की, जैसे एसीटोन। हमें पता है एसीटोन है, तो टोन यानी ओन लगा हुआ है, ओन लगा है यानी सफिक्स ओन किस में लगता है, कीटोन ग्रुप में, ठीक है, याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पर एसीटोन एक कीटोन ग्रुप का सदस्य है। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट के तौर पर होता है, और इसके साथ साथ नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है बच्चों, जो लड़कियां बहुत बढ़िया से जानती होंगी, वो नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसमें एसीटोन पाया जाता है, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन पाया जाता है, ठीक है। कुछ जो है आगे बात करते हैं एथेनॉल की। एथेनॉल जो अभी हम लोगों ने बात किया था, एथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एथेनॉल जो होता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है, और इट इज ऑल्सो यूज्ड एज स्प्रिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्प्रिट के तौर पर भी एथेनॉल यूज किया जाता है। यही नहीं, आप लोग सैनिटाइजर कोई भी देखेंगे तो सैनिटाइजर में भी अल्कोहल की मात्रा प्रेजेंटेड होती है। अब मेरे बैग में सैनिटाइजर पड़ा हुआ है, लेकिन अब आप लोग समझ जाओ, सैनिटाइजर तो आप लोग जान रहे होगे, नहीं तो अदरवाइज मैं ला के दिखाता हूँ। उसमें क्या होता है कि कोई भी सैनिटाइजर रहेगा उसमें अल्कोहल की मात्रा रहती है, तब उसमें लिखा रहता है अल्कोहलिक सैनिटाइजर। और उसको क्या करते हैं, आपको चेक भी कर सकते हैं उसको, हालांकि थोड़ा सावधानी से करिएगा। थोड़ा सा सैनिटाइजर गिराएंगे कहीं पर, खुली जगह पर गिराइएगा, और वहां पर थोड़ा सा माचिस से आप टच कराएंगे तो आप देखेंगे कि सैनिटाइजर जो है वो थोड़ा थोड़ा जल रहा है। थोड़ा सा गिरा के चेक करना, नहीं कि पूरा जला देना, आग लग जाए, ऐसा काम नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दे करके करना। तो उसमें क्या है, आपको पता चलेगा कि वो बर्न कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल जो होता है वो बर्न करता है, इसका मतलब सैनिटाइजर में अल्कोहल है। तो अल्कोहल जो होता है उसमें कौन सा अल्कोहल, एथेनॉल का यूज किया जाता है। कितना परसेंट, 95% इन स्प्रिट। स्प्रिट में 95% एथेनॉल होता है, और वो क्या करने के लिए यूज में आता है, कोई भी जगह पर अगर जो वाउंड हो तो उसके ऊपर गिराया जाता है ताकि वहां पर इन्फेक्शंस ना लगने के पाए, ठीक है। आगे बात करते हैं सिट्रिक एसिड, जो कि प्रेजेंटेड होता है लेमन में या फिर सिट्रस फ्रूट में, एंड या एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है विटामिन सी आर कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, ओके। सिट्रस एसिड प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट एंड एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी आर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
आगे बात करते हैं सिट्रस एसिड प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट। सिट्रस एसिड जो होता है लेमन में, सिट्रस फ्रूट में, या फिर कोई भी आप देखोगे जो ऑरेंज हो गया, उन सभी में प्रेजेंटेड होता है सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रस एसिड जो होता है प्रेजेंटेड होता है सिट्रस फ्रूट में, और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है जो कि प्रेजेंट होता है विटामिन सी में। ये क्या होते हैं? एस्को क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक, क्योंकि हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हैं ये सारे COH वाले ग्रुप वाले हैं। तो मेथेनोइक एसिड हो, या फिर जो है आपके फॉर्मिक एसिड हो, या फिर आपका जो है सिट्रिक एसिड हो, कोई भी एस्कॉर्बिक एसिड हो, ये सारे कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए, डेली लाइफ में हम लोग प्रयोग में लाते हैं। ये सारे जो है हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना ही था, और आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी जगह पर आप अगर एग्जाम दे रहे हो। हालांकि कुछ और चीजें हैं जो कि आप लोग के इंपॉर्टेंट है, आइए एक बार उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप देखा है, तो आइए देख लेते हैं इसको किस तरह से नाम देते हैं। चलिए कुछ नाम को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्लास को एंड करेंगे। देखिए कुछ नाम कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए कार्बन की ऐसे एक चेन है, ओपन एलिफेटिक कार्बन का चेन बना हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा हो, तो आपको मैं पूछ लूँ कि इस कंपाउंड का नाम बता दीजिए, तो आप क्या नाम बताओगे? चलो इसका नाम बताना है आपको, तो आप IUPAC नेम इसका बताना है आपको। नाम कैसे बताओगे आप? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की चेन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। इधर से 4 नंबर पे आ रहा है क्लोरीन वाला कार्बन, लेकिन इधर से देखो 1 2 दूसरे नंबर पे ही कार्बन पे आ जा रहा है क्लोरीन। तो शॉर्टेस्ट पाथ पहले तो चुनते हैं। तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ इधर से पड़ रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन, दूसरे कार्बन पर ही क्लोरीन पड़ जा रहा है। तो यानी कि टू लिखेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्लोरीन है, और क्लोरीन का नाम क्या है भाई? क्लोरीन को क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं? क्लोरो। तो 2 क्लोरो, और क्लोरो के बाद में मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेन क्या हो गया? 2 क्लोरोपेंटेन। इसका नाम क्या हो गया? 2 क्लोरोपेंटेन। आगे देखते हैं भाई, एक और कंपाउंड अगर जो हम लोग ले लें सेम में, अगर जो मान लीजिए क्लोरीन ही एक ही पॉइंट पर 2 बार लग जाए, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप देखो 2 क्लोरो है तो इसे डाई क्लोरो कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई। 2 बार रहेगा तो डाई क्लोरो, ठीक। अब डाई क्लोरो तो है, लेकिन किस कंपाउंड पर है? कार्बन नंबर 2 पे है। तो 2 पे पहला भी क्लोरीन है, 2 पे दूसरा भी क्लोरीन है, तो 2 2 डाई क्लोरो। क्या कहेंगे? 2 2 डाई क्लोरो पेंटेन। क्या? पेंटेन। इस तरह से नाम रखते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर जो यहाँ पर एक ब्रोमीन भी जुड़ जाए, Br। अच्छा Br छोड़ो, मान लो इस जगह पर क्लोरीन न जुड़े, एक हाइड्रोजन जुड़ा और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया, तब क्या करोगे आप? तब क्या आप नाम दोगे? तो आप कहोगे सर 2 पे क्लोरीन है, 3 पे क्लोरीन है, तो क्या हो गया? 2 3, और क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं, तो डाई क्लोरो क्लोरो, और क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन, ठीक है। ये हो गया आपका नाम, ठीक। ऐसे हम लोग नाम लिखते हैं। अगर जो ब्रोमीन यहाँ पर आ जाए तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे, क्योंकि बी से ब्रोमीन स्टार्ट हो रहा है, सी से क्लोरीन स्टार्ट हो रहा है, तो बी लेटर पहले आता है। हालांकि काउंटिंग जो रहेगी वो शॉर्टेस्ट पाथ से ही होगी, ठीक है। तो अगर 3 वाला पहले लिखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बाद में लिख लेंगे, लेकिन नाम का ध्यान देंगे अगर जो अल्फाबेट से है, ठीक। तो कुछ इस तरह से नाम लिखते हैं। एक इसके लिए स्पेशल क्लास लेकर के हम लोग आएंगे। हालांकि लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कंटेंट हमारे अच्छा लग रहे हैं। और लिटरली बता रहा हूँ, इसके जो हम लोग एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, इसमें IUPAC नेम जो भी आपके आ सकते हैं आप IUPAC नोमेनकल्चर में, वो सारे नाम, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी चीजें रहेंगे सबको हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे, और वो वीडियो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।